अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्बासी खिलाफत की एपिसोड नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस एपिसोड में हम आपको अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा अबुल अब्बास के इब्तदाई हालात, इब्तदाई मुश्किलात व मसाइल और इन मसाइल के हल के लिए जो इक़दामात किए गए, इन सब के मुतल्लिक़ बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बआसानी पहुँच सके। अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा अब्दुल्ला अल-सफ़ा थे। इनके वालिद का नाम मोहम्मद बिन अली अब्बासी था। अल-सफ़ा की पैदाइश 722 ईस्वी 104 हिजरी में मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान वाक़या एक कस्बा हमीमा में हुई। ये कस्बा इनको उम्मी हुकूमत ने जागीर के तौर पर दिया था। अल-सफ़ा ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की थी। उम्र में अल-सफ़ा अपने भाई मंसूर से छोटा था, लेकिन जब एक अब्बासी दाई अबू मोहम्मद सादिक रसानी चंद बाअसर लोगों के साथ मोहम्मद बिन अली अब्बासी को मिलने आया तो मोहम्मद बिन अली अब्बासी अल-सफ़ा को उठा लाया और लोगों से कहा, ये तुम्हारा सरदार है। हालांकि इस वक्त अल-सफ़ा की उम्र सिर्फ 15 दिन थी। यही वजह थी कि वो उम्र में अपने दीगर भाइयों से छोटा होने के बावजूद पहले अब्बासी खलीफा नामजद हुआ। अल-सफ़ा एक बारोब और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। इसके बाल घुंघरे, कद लंबा, रंग गोरा, पतली लंबी नाक और खूबसूरत चेहरा था। अल-सफ़ा नहायत अक्लमंद, दाना और इंतज़ामी सलाहियतों का मालिक था। इसने इंतशार और बदअमनी को वर्षा में पाया, लेकिन अपनी इंतज़ामी सलाहियतों की बदौलत एक मजबूत इंतज़ामी ढांचे की बुनियाद रखी। अल-सफ़ा में सख्त गिरी इस कदर थी कि इससे तारीख़ इस्लाम में अल-सफ़ा के लक़ब से जाना जाता है। हाजिर जवाबी जहानत में अपनी मिसाल आप था। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन हसन खलीफा से मिलने आया। इस वक्त मजलिस में बनु हाशिम और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन कौम थे। अल-सफ़ा के हाथ में कुरान था। अब्दुल्ला बिन हसन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा ताला ने कुरान मजीद में हमारा जो हक़ मुकर्रर किया है वो हमको अता कर दीजिए। अल-सफ़ा ने जवाब दिया कि हज़रत अली मुझसे लाख दर्जा बेहतर बरतर थे। इन्होंने आपके दादा हसन और हुसैन को, जो आपसे लाख दर्जा बेहतर बरतर थे, बहुत सी कलील रकम गुजारे के लिए दी थी, तो मैं आपको इससे ज़्यादा कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं इतना दूँ तो इंसाफ है, और इससे ज़्यादा कि आप मुस्तहिक़ नहीं। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन हसन लाजवाब हो गए। अब्दुल्ला अल-सफ़ा 132 हिजरी 12 रबीउल अव्वल 749 ईस्वी को मसनद खिलाफत पर बैठा। अल-सफ़ा कोफा की जामिया मस्जिद में आए और लोगों से बैत ली, और इस तरह अब्बासी खिलाफत का बाकायदा आगाज़ हो गया। अल-सफ़ा के तख्त पर बैठते ही पूरी सल्तनत में बहुत से मसाइल पैदा हो गए। अरब कबाइल का इत्तेहाद अब्बासी खिलाफत के लिए एक नया मसला बन गया। उम्मी जनरलों और गवर्नरों का नई हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार, ख़वारिज की मुखालफत, इंतज़ामी ढांचे की टूट फूट, सबसे बड़ा मसला पूरे मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत की फ़िज़ा पैदा हो गई। इन सब मसाइल के साथ साथ पूरी सल्तनत में इल्म बगावत बुलंद हो गया। इन सब मसाइल को हल करने के लिए अल-सफ़ा ने बहुत से इक़दामात उठाए। सबसे पहले अल-सफ़ा ने नज़्म व नस्क का क़याम यकीनी बनाया। पूरी सल्तनत पर अपना कंट्रोल बहाल करने के लिए अपने वफ़ादार लोगों को गवर्नर बनाया। अल-सफ़ा ने वज़ारत का आगाज़ किया। इससे पहले ये मनसब ससानी सल्तनत में हुआ करता था। वज़ारत के मनसब पर अल-सफ़ा ने अबू सलमा खल्लाल को मुकर्रर किया। अल-सफ़ा ने मुखालफिन से इंतकाम लेने में कोई कसर न छोड़ी। इसने बनु उमय्या ख़ानदान के अफराद और इनके हामियों को चुन चुन कर कत्ल किया। उमवी अहद हुकूमत के दौरान 100 बरस की ज़ातियों का बदला 5 बरस में चुकाने की कोशिश की। अल-सफ़ा ने उलवी मुखालफत का ख़ात्मा कर दिया। इसने अहले बैत और इसके हामियों के साथ हुस्न सलूक की पॉलिसी अपनाई। इन पर बेशुमार एहसानात किए। अल-सफ़ा ने दमिश्क को पाया तख्त बनाने की बजाय कोफा को पाया तख्त बनाया, लेकिन कुछ ही वक्त में इसे मालूम हो गया कोफा के लोग काबिल एतमाद नहीं हैं, तो इसने अपना दारुल खिलाफा इराक़ मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। इसने 751 में इराक़ में एक नया शहर बनाया और इसका नाम हाशमिया रखा गया, और बाद में इससे दारुल हुकूमत की शक्ल दे दी गई। इन तमाम मसाइल के होते हुए अल-सफ़ा ने गज़ा और फतूहात की रवायत को तर्क न किया। बनु उमय्या के अहद हुकूमत के आखिरी दिनों में
سندھ پر منصور بن جمہور نے قبضہ کر لیا تھا۔ الصفا نے سندھ کی تسخیر کے لیے عبدالرحمن اور منصور کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ الصفا نے چین کے خلاف بھی ایک لشکر بھیجا۔ 751 میں عباسی اور چینی افواج کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جسے جنگ طلاس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں چینی افواج کو شکست ہوئی۔ اس جنگ سے ترکستان ہمیشہ کے لیے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کے باہمی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشیا کوچک کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ الصفا نے عبداللہ بن علی کی کمان میں عباسی افواج کو ان سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا تاکہ رومی حملوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مختصر یہ کہ الصفا عباسی خلافت کا بانی کہلایا اور اس نے عباسی سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کی طرف گامزن کر دیا۔ عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور، دور حکومت، مشکلات و مسائل، بغاوتیں اور ان کا سد باب، اور منصور کی شخصیت و کردار، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں۔